I am Vartika Saxena and I am here to discuss with you your topics of law. आइए इस बात को समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको लागू किया गया और कहाँ से ये एक नोशन आया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नए एक्ट की, एक नए लॉ की जरूरत पड़ती है। तो जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। इसकी थोड़ी सी अपन लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या हिस्ट्री रही, क्यों इसको लागू किया गया। तो जब हमने स्टार्टिंग में अपना मॉड्यूल 1 पढ़ा था, मॉड्यूल 1 में हमने पढ़ा था द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस लॉज, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस लॉज में अलग अलग लॉज, अलग अलग एक्ट्स मिला करके एक हेडिंग के अंदर, जिसको हम बिजनेस लॉज कहते हैं, उन सबको लाया जाता है। बिजनेस लॉज में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाता है, आपके जितने भी और ऐसे लॉज हैं जो बिजनेस को, कंपनीज एक्ट आ जाता है, बिजनेस को और ट्रेड को गवर्न करते हैं, वो सारे एक्ट्स इसमें आ जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ सेकेंडरी लॉ टू द बिजनेस। इट इज अ सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ, ये सेकेंडरी लॉज क्यों है? ये सेकेंडरी लॉ इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजनेस अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है B2B, एक होता है B2C और एक होता है C2C। B2B इज बिजनेस स्टार्ट हुआ और दूसरे बिजनेस को उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेल कर दिए। एक होता है बिजनेस, B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, B2C इज बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बिजनेस हुआ, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग हुई और वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बिजनेस ने कस्टमर को सेल कर दिया। और तीसरा होता है C2C, दैट इज यूज्ड प्रोडक्ट बाय अ कस्टमर सोल्ड टू अनदर कस्टमर हु विशेस टू बाय अ सेकेंडरी और यू कैन से सेकेंड हैंडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो होता है B2C या फिर होता है C2C। क्यों यहाँ पर हमको सी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस सेकेंडरी पार्टी की जो कि कंज्यूमर है। हम इस कंज्यूमर को, जो कि बिजनेस के साथ डील कर रहा है, जिसको बिजनेस अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जिसको कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल कर रहा है, हम उसके राइट्स की बात करते हैं, उनकी ड्यूटीज की बात करते हैं, उनकी रीड्रेसल मैकेनिज्म की बात करते हैं। रीड्रेसल क्या होता है? जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है आपको, जब भी आपको कोई कंप्लेन होती है, जब भी आपको कोई किसी चीज का रिजोल्यूशन चाहिए, किसी का सोल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप एक अथॉरिटेटिव कमिटी के पास जाते हैं, आप अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, जो कि ये बताता है कि भाई अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई, तो आपको किस तरह से उसका केस फाइल करना है, और जिस पार्टी के साथ आपको प्रॉब्लम हुई है, जिस भी बिजनेस के साथ आपको इश्यू हुई है, तो वो बिजनेस आपको कितना कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल है, कितना आपको वो पेमेंट करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बात करता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है has declared that by 2030, with the GDP growth of 7.6%, India tends to be the third largest consumer market. Third largest consumer market in the whole wide world. तो उसके लिए इंडिया ने अलग अलग लॉज बनाए हैं, जिससे उन लॉज के थ्रू इंडिया के जो मार्केट है, इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको एक लॉ के अंदर लेकर आया जा सके, और उस लॉ के थ्रू आपको एज अ कंज्यूमर, आपको एज अ कस्टमर, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर स्पेसिफिकली एम्फसाइज कीजिएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। एवरी सच थिंग जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, एवरी सच मैकेनिज्म जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, हर वो कमिटी जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सारी कमिटी, सारे लॉ, सारे प्रोसीजर, सारा रीड्रेसल मैकेनिज्म, सब कुछ इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है।
ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं इसके कि क्या ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट आप बात समझिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर इसके ऊपर अप्लाई होता है, जो कि ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द गुड्स इज हिज ओन। मतलब जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो इस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है। कंज्यूमर को जो भी डिफेक्ट है वो आइडेंटिफाई वो कर सकता है और वो उस डिफेक्ट के बारे में एक्टिवली उसके अगेंस्ट एक एक्शन ले सकता है। तो इस डिफेक्ट को जानने के बाद कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर के पास क्या राइट्स हैं, वो किस तरह से इस डिफेक्ट को रिजॉल्व करेगा, किस तरह से उसके पास एक ऐसे राइट्स हैं जो कि इस डिफेक्ट के अगेंस्ट उसको कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं। ये सारी चीजें इस पूरे एक्ट के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्रिएट करती हैं और इस पूरे एक्ट को इस स्पेसिफिक नॉर्म या इस स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस करती हैं। इसको कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर। ठीक है, इट इज अ लैटिन फ्रेज और इस लैटिन फ्रेज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द गुड्स। जब आपको पता चलेगा कि क्या डिफेक्ट है, जब आपको ये पता चलेगा कि क्या इसमें गड़बड़ है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, तभी आपको ये जानना, तभी आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर के ऊपर बेस करता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट के और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको जानते हैं। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ऑल द 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। यहाँ पर बड़ा ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 6 अलग अलग राइट्स हैं जो कि एक कस्टमर को मिले हुए हैं। इन 6 राइट्स जो है ये स्टार्टिंग है पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके समझने वाली हो। आपको सिंपली ये चीजें याद रखनी है कि क्या क्या एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की राइट्स हैं, क्या-क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या रीड्रेसल मैकेनिज्म है। रीड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है कि जब आपको कोई दिक्कत होती है तो एक इंस्टीट्यूट होता है जहां आप जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और उस कंप्लेन पे बेस करके वो इंस्टीट्यूशन आपके फेवर में या जो सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है उसके फेवर में वो डिसीजन दे देता है। अगर वो आपके फेवर में डिसीजन हुआ है तो सामने वाली पार्टी आपको कॉम्पनसेशन पे करवा, जो जो इंस्टीट्यूशन है वो सामने वाली पार्टी से आपको कॉम्पनसेशन पे करवाता है। तो इस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं, इस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं एक क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म। क्वाजी जुडिशियल क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल इज एवरीथिंग और एनी सच कमिटी और एन इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट अ कोर्ट। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि कोर्ट नहीं है लेकिन उस इंस्टीट्यूशन को सिविल कोर्ट जैसे राइट्स मिले हुए हैं, सिविल कोर्ट्स जैसी पावर्स हैं उसके पास। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर। हमने 6 राइट्स के बारे में बात की थी, दैट देयर आर 6 राइट्स, 6 rights, and there is quasi judicial, QUASI, quasi judicial machinery. Quasi judicial machinery is basically not a court but have powers as a civil court. ठीक है, तो ये कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, कोई भी कमिटी हो सकती है, ये कोई भी फोरम हो सकता है और ये कोई भी ऐसी ट्रिब्यूनल हो सकता है जो कि गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है।
established by the government. Established by the government. तो क्वाजी जुडिशियल मशीनरी क्या क्या हो गई? एक तो वो कोर्ट नहीं होता, ठीक है, बट उसके पास पावर होती है एक सिविल कोर्ट जैसी। वो कोई भी एक कमिटी हो सकती है, एक फोरम हो सकता है, एक ट्रिब्यूनल हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। दिस गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है, राइट? तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि किसी भी कंज्यूमर के पास 6 राइट्स हैं, उसके पास कुछ ड्यूटीज हैं, और यहाँ पर स्पीडी डिस्पोजल के लिए आपके यू एज अ कंज्यूमर जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, किसी भी ऐसी कमिटी के पास जाते हैं जिसमें रीड्रेसल चाहिए आपको किसी एक इशू का, आपको कोई एक इशू प्रॉब्लम हुआ है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज दैट यू हैव ऑप्टेड, और उसका आपको रिजोल्यूशन चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप किसके पास जाते हैं? आप उस कमिटी के पास जाते हैं जो कि इस इन पूरी चीज को, इस पूरे कंप्लेन को सुनने के लिए तैयार है, इस पूरी चीज को आपको आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो उसको हम कहते हैं क्वाजी जुडिशियल मशीनरी। ठीक है, अब बात करते हैं। द एक्ट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव रीड्रेसल इन द इशू ऑफ द कंज्यूमर। इनएक्सपेंसिव मतलब आपको एक इस तरह से रीड्रेसल आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज अ कंज्यूमर जिसमें आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च ना हो। यूजुअली जब भी कोई कोर्ट केस होता है, यूजुअली जब भी कोई ऐसा इशू होता है जो आप कोर्ट में सेटल करना चाहते हैं, कोई सिविल कोर्ट है या सिविल सिविल सूट है या कोई क्रिमिनल केस है, उन सबको जब आप किसी भी कोर्ट में कोई भी इश्यू रिज़ॉल्व करने के लिए लेके जाते होते हैं, तो वहाँ पर आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। कोर्ट फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके एडवोकेट्स का बहुत ज़्यादा पैसा आपका फीस लगता है, बहुत सारा जो है वो आपका स्टेशनरी लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली खर्च करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं और यहाँ पर हम कंज्यूमर फोरम की बात करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे क्वाज़ी जुडिशियल मशीनरी की बात करते हैं, तो वहाँ हम सबसे ज़्यादा एम्फसिस इस बात को देते हैं कि इस कंज्यूमर का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च ना हो। बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी में आपको रिज़ॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर जो इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल है, वो प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट में प्रोविज़न दिए हुए हैं, राइट? उसके बाद फिर आ जाता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो फोरम है, जो ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, जो सॉरी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स हैं, वो कितने टाइप के हैं और किस-किस लेवल पर हैं। तो एक तो हो गया आपका स्टेट कमीशन, ठीक है? जो कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए बना हुआ है, और हर एक कंज्यूमर के पास एक स्टेट में एक रीड्रेसल कमीशन फॉर्म्ड है। लेकिन ये रीड्रेसल जो कमीशन है, वो किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है? तो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होता है 3 टियर्स में। 3 टियर्स मीन्स 3 लेवल्स। कौन-कौन से लेवल? एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक होता है स्टेट लेवल, और एक होता है नेशनल लेवल। सबसे पहले किसी भी कंज्यूमर को जब अपना कोई भी रिज़ॉल्यूशन चाहिए, कोई भी कंप्लेन है उसकी, वो एज़ अ कंज्यूमर अगर परेशान है, तो सबसे पहले जाता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम। फिर वो आता है स्टेट कमीशन पे, और उसके बाद फिर आता है वो नेशनल कमीशन के पास। ठीक है? तो यहाँ पे 3 टियर्स में ये रिड्रेसल मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश किया है इस पूरे एक्ट ने। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, तब हम ये जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस अमाउंट तक के जो आपके रिज़ॉल्यूशन है, किस अमाउंट तक का हो सकता है। फिर हम जानेंगे कि स्टेट लेवल पे किस अमाउंट तक का रिड्रेसल हो सकता है और नेशनल लेवल पे किस अमाउंट तक का रिड्रेसल हो सकता है। ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट वो अमाउंट है जो कि यू एज़ अ कस्टमर ऑप्टेड
आपने एज़ अ कस्टमर जो ऑप्ट किया है, क्या ऑप्ट किया है कि आपने कितना पैसा खर्च करके कोई भी गुड्स परचेज़ करने हैं या कितना पैसा खर्च करके आपको किसी भी सर्विसेज़ को अवेल करना है। तो वो जो पैसा है जिसके अगेंस्ट आप कोई भी कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं, वो है द अमाउंट ऑफ द रिड्रेसल। आपने एक व्हीकल परचेज़ किया मान लीजिए, तो वो व्हीकल आया आपका 20 लाख रुपए तक का। तो आपका जो रिड्रेसल का जो अमाउंट है, वो 20 लाख रुपए है। तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज़ का जो अमाउंट होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपको लॉस हुआ है, आपका आपका जो ग्रेवियंस है, आपका जो प्रॉब्लम है अगेंस्ट द बिज़नेस जिसके साथ आपने डील किया है, तो वो उसका अमाउंट कितना है, उसका कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करके आपने लॉसेस को फेस किया है। ठीक है? तो अलग-अलग इन तीनों टियर्स में ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल है, इन तीनों का अलग-अलग अमाउंट डिसाइडेड है कि लोग कितना पैसा का जो रिड्रेसल है वो उसका कॉम्पेंसेशन दिलवा सकते हैं। उस अमाउंट ऑफ जो वैल्यू ऑफ द सर्विसेज और द गुड्स है, उसको वो डील कर सकते हैं। राइट? आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर।